आ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। थेरेपी कहें, कला कहें, हुनर कहें या फिर साइंस, कुछ भी कह लो, पर लोक नृत्यों में आपको इन सारी चीजों का समावेश जरूर मिलेगा। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, लोक नृत्यों को आप जो भी समझें, चाहे तो इस नृत्य को आप थेरेपी समझें, चाहे कला समझें, हुनर समझें, या फिर आप इसे साइंटिफिक नजरिए से देखें, पर कुछ भी हो, लोक नृत्यों का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है। और आज इसी विषय यानी कि लोक नृत्य का प्राचीन इतिहास और उसकी महत्ता पर हमारी सीनियर सिटीजन और आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी की होस्ट अनुराधा महेंद्र आपको बहुत सी बातें बताएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा महेंद्र आशियाना उत्सव के लवासा स्थित सीनियर लिविंग कॉम्प्लेक्स की एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैं आप सबका रेडियो FM 24 भिवाड़ी द्वारा प्रस्तुत अनुभव इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको हमारे देश की लोक नृत्यों की समृद्ध परंपरा, एक प्राचीन और बहुत ही लंबी जो उसका इतिहास और श्रेणियाँ रही हैं, उसके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी साझा करना चाहती हूँ। आदिम युग में नृत्य ही मनुष्य का जीवन था। उसके जीवन के सारे कार्यकलाप नृत्य से जुड़े थे, चाहे वह शिकार कर रहा हो, शहद इकट्ठा कर रहा हो, या खेती कर रहा हो, या नौका चला रहा हो, सब में नृत्य की झलक मिल ही जाती थी। यह वह समय था जब मनुष्य नृत्य की सहायता से उत्सव मनाता, उसी से उसे साहस मिलता और वह उत्साह से भर उठता था। पशु पक्षियों की तरह नृत्य से ही उसने प्रेम करना भी सीखा। पुरातन समय के नृत्य धार्मिक अनुष्ठान की तरह माने जाते थे। भारत में सारी कलाएं धर्म से जुड़ी थीं। मनुष्य की आत्मा के भीतरी अनुभवों की अभिव्यक्ति संगीत और नृत्य के माध्यम से ही होती थी। ईसा पूर्व 2वीं शती से लेकर 19वीं शती तक उपलब्ध मूर्तिकला तथा अन्य प्रमाणों से यह बात सहज ही सिद्ध हो जाती है कि आरंभ से ही आदि मानव के जीवन से नृत्य का अटूट संबंध रहा है। मोहनजोदड़ो संस्कृति की नृत्य करती बालाएं, हड़प्पन कालीन मानव मूर्तियों की धड़, अजंता एलोरा की गुफाओं, खुजराहों में निर्मित कलात्मक मूर्तियां, सभी में नृत्य की मुद्राएं दिखाई देती हैं। कश्मीर से केरल तक उस दौर में निर्मित मूर्तियां नृत्य की विभिन्न मुद्राओं की जानकारी देती हैं। ये मध्ययुगीन प्रमाण सिर्फ मंदिरों या गुफाओं तक सीमित नहीं हैं। बड़ी मात्रा में उपलब्ध सृजनात्मक साहित्य भी
इस बात को सिद्ध करता है कि आदि मानव अपने भावों व संवेदनाओं की अभिव्यक्ति शारीरिक मुद्राओं द्वारा करता था। मनुष्य का सबसे पहला संचार साधन नृत्य ही था। नृत्य का आरंभ कब हुआ यह जानना भी खासा दिलचस्प है। नृत्य तब से प्रारंभ हो चुका था जब मनुष्य ने बोलना भी नहीं सीखा था। आदि मानव ने जब किसी स्वाभाविक स्वर और ताल में प्रसन्नता और दुख जैसे भावों को कुछ मुद्राओं द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया तो नृत्य का जन्म हुआ। नृत्य मनुष्य के सांस लेने, गाने, खेलने, घूमने फिरने जैसी सहज, स्वाभाविक और महत्वपूर्ण क्रिया थी। मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही अपने आह्लाद, आनंद, हर्ष, दुख, मस्ती आदि की अभिव्यक्ति शरीर की अंगों की मुद्राओं के जरिए करता रहा है। अपनी चेष्टाओं की अभिव्यक्ति के लिए भाषागत ज्ञान की समझ उसे काफ़ी समय बाद विकासशील अवस्था में पहुंचकर ही प्राप्त हुई। प्रकृति ने उसे ये नृत्य की प्रेरणा दी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही लोक कलाओं की भी उत्पत्ति हुई होगी। उसने बोलना भी सीखा होगा तो लय के साथ, चलना भी सीखा होगा तो ताल के साथ, और हंसना व रोना भी सीखा होगा तो उसमें भी जरूर कोई लय और ताल मौजूद रहा होगा, क्योंकि उसके आसपास फैली विराट प्रकृति भी कला के विविध रूपों के साथ गतिमान रही होगी और आज भी है। कुदरत की हर शय, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, वायु, जल, तरंगें, लहरें आदि नृत्य की किसी न किसी शैली को प्रदर्शित करते हैं। आदि मानव को हवा के झोंके के साथ लहराते हुए पेड़ों, पत्तों तथा घास की सरसराहट में, नदी व लहरों की कलकल ध्वनि में, छलांग मारते हिरण व चहचहाते पक्षियों के कलरव, बांस के झुरमुट से निकली सुरीली आवाज़, कीट पतंगों की भिनभिनाहट, वायु की स्वर लहरियों में एक अद्भुत कलात्मक लय और ताल दिखाई देता होगा। आदि मानव ने जो कुछ सीखा प्रकृति की इन आवाज़ों से ही सीखा। पशु पक्षी मस्ती या प्रसन्नता या संकटग्रस्त अवस्था में भी अपने पाँव, सींगों, पूँछ, चोंच, नाखूनों, परों आदि अंगों के प्रदर्शन से अपने भावों को प्रकट करते हैं। यह नृत्य की प्रेरणा का स्रोत बन गई। न केवल नृत्य बल्कि सामूहिकता का वरदान भी मनुष्य को प्रकृति से ही मिला। प्रकृति में अकेले का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खेत खलिहान आदि सभी चीज़ों का सामूहिक अस्तित्व होता है। आदि मनुष्य ने भी समूह में रहना, खेलना, खाना, गाना, नाचना, काम करना और शिकार करना प्रकृति से ही सीखा होगा। इसी के अनुरूप उसके जीवन में सामूहिकता की भावना आई। लोक कलाओं को सामूहिकता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। नृत्य हो या गीत संगीत, जन समुदाय के समवेत स्वर और नृत्यों की सामूहिक लय से समूचा गांव और समूची धरती गूंजने लगती है। लोक नृत्य में लय व ताल का अनूठा संगम होता है। लोक नृत्य समाज का दर्पण, अंतरात्मा की चाप, हृदय से निकला मौन संगीत और जीवन की नैसर्गिक लय है। लोक कलाओं का जिस तरह श्रम से गहरा संबंध है, उसी तरह लय और ताल से भी है। कोई भी लोक नृत्य बिना गीत संगीत के पूरा नहीं हो सकता। गीत और संगीत लोक नृत्य के प्राण तत्व माने जाते हैं। यह संभव है कि शुरुआती दौर में उनके साथ वाद्य की संगति न रही होगी, किंतु गीत तो तब भी रहे होंगे। लोक नृत्य एवं लोकगीत लोक संस्कृति के विविध आयामों को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण विधाएं हैं, जो जनमानस के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को अत्यंत कुशलता से व्यक्त करने की क्षमता रखती हैं। हर क्षेत्र और राज्य की अपनी एक लोक संस्कृति होती है, जो विभिन्न लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक नृत्यों, लोकोक्तियों, लोक नाट्यों, लोक चित्रों से अभिव्यक्त होती है। ये सारी विधाएं
लोक विधाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनकी रचना किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि उस समूचे क्षेत्र में बसे लोगों के सामूहिक प्रयास से होती है। हर लोक कला, चाहे वह लोकगीत हो या लोक नृत्य, सदैव स्थान विशेष की ही होती है। यह किसी न किसी क्षेत्र की संस्कृति की द्योतक होती है और उस क्षेत्र के इतिहास, भूगोल और बोली भाषा से जुड़ी होती है। इनमें वहाँ के जीवन, रहन सहन, आचार विचार की झलक मिलती है। यही कारण है कि हर लोक कला को हम क्षेत्र विशेष के नाम से जानते और पहचानते हैं। शास्त्रीय और विश्व स्तर के लगभग सभी नृत्यों और वर्तमान नृत्यों का उद्भव आदिकालीन नृत्यों, विशेषतः लोक नृत्यों से हुआ है। शास्त्रीय नृत्य आचार्यों ने शास्त्रीय नृत्यों में लोक रुचि और लोकाचार को महत्वपूर्ण बताया है। ऐतिहासिक कलाकृतियों में अभिनय कला की परंपरा जहाँ एक सीमा तक शास्त्रीय नियमों पर आधारित है, वहीं यह काफ़ी हद तक लोक मान्यताओं पर भी आधारित है। इसीलिए यह माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्यों का आधार लोक नृत्य हैं। हालांकि नृत्य की इन दोनों शैलियों में काफ़ी अंतर है। लोक नृत्य में स्वच्छंदता होती है, जहाँ उनमें बंधन लगा वे शास्त्रीय रूप ले लेते हैं। लोक नृत्यक शास्त्र पर विचार नहीं करता, वह स्वच्छंद एवं उन्मुक्त होकर नाचता है। इसीलिए उसकी कला में स्वाभाविक सौंदर्य और नवीनता होती है। आनंद के अतिरेक में आकर लोक नृत्य का कलाकार चमत्कार भी कर सकता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य का कलाकार बंधी बंधाई परिपाटी में अपना कौशल दिखाता है। लोक नृत्यों की श्रेणियां भी हैं। लोक जीवन की जरूरतों के जितने पक्ष होते हैं, उतने ही लोक नृत्य बनते चले जाते हैं। अतः लोक नृत्यों की संख्या को गिनना, लोक नृत्यों का वर्गीकरण करना सुगम नहीं है। विद्वानों ने लोक नृत्यों को वैज्ञानिक ढंग से विभाजित करने का प्रयास किया है। किसी ने स्त्री पुरुष के नृत्यों के 2 प्रकार, तो किसी ने स्त्री पुरुष और युगल नृत्यों के 3 श्रेणियों का होने का उल्लेख किया है। लोक नृत्यों को सामाजिक, धार्मिक तथा युद्ध प्रवृत्ति के लोक नृत्यों की 3 श्रेणियों में बांटने की बात भी कही गई है। सहजता की दृष्टि से सभी लोक नृत्यों के प्रकारों को शामिल करते हुए आइए लोक नृत्यों की कुछ प्रमुख श्रेणियों को जानते हैं। सामाजिक लोक नृत्य। ये लोक नृत्य किसी वर्ग, धर्म, जाति तथा दल विशेष से संबंध नहीं रखते। इनका नाता समस्त समाज तथा राष्ट्र से होता है। इन नृत्यों में समाज, क्षेत्र तथा देश की आत्मा झलकती है। इनके पीछे वर्षों की साधना रहती है। ये नृत्य अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, जाति पाति और धर्म समुदाय का भेद नहीं जानते। हर लोक नृत्य में मनोरंजन के भरपूर तत्व के साथ उनका एक सामाजिक चरित्र भी होता है। सामूहिकता इन नृत्यों की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी एक श्रेणी है श्रमसाध्य लोक नृत्य। श्रम से जुड़े दैनंदिन कामों की थकान तथा उसकी नीरसता को कम करने के लिए अनेक नृत्यों की सृष्टि हुई और ये मनुष्य के जीवन में घुल मिल गए। सड़क बनाते, छत ढालते, पानी भरते, वजन उठाते, शिकार करते, मछली पकड़ते, नौका चलाते, खेती की अनेक क्रियाएं करते हुए कई लोक नृत्य और लोकगीत गाए जाते हैं। अनेक अंग मुद्राएं लयबद्ध होकर धीरे धीरे नृत्य का रूप धारण करने लगती हैं। ऐसी भंगिमाएं गीतों से प्रेरणा लेती हैं और शारीरिक लय से ताल ग्रहण करती हैं। तीसरी एक श्रेणी है अनुष्ठानिक एवं संस्कार लोक नृत्य, यानी अनुष्ठान से संबंधित। इस कोटि में ऐसे लोक नृत्य आते हैं जो वैदिक नृत्यों के दायरे में से निकलकर किसी उत्सव, पर्व, रीति रिवाज, ऋतुओं तथा संस्कार के साथ जुड़े होते हैं। विवाह या बच्चे के जन्म या अन्य धार्मिक उत्सवों के अवसर पर मिलजुल कर किए जाने वाले नृत्य तथा विभिन्न त्योहारों, होली, दीपावली, नागपंचमी, तीज, बैसाखी, मेलों आदि के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य इस श्रेणी में आते हैं। यूं तो लोक नृत्य के लिए कोई भी समय, स्थान या अवसर तय नहीं किया गया है, किंतु
ज़्यादातर धार्मिक, सामाजिक उत्सवों और त्योहारों के समय नृत्य का विशेष महत्व होता है। प्रार्थना के स्वर अनेक लोक नृत्यों में युग युग से एक नई शक्ति का संचार करते हैं। भारतीय लोक नृत्यों में मानव जीवन के सभी अवयवों प्रेम, भक्ति, अनुराग, धर्म आदि का समावेश है। मनोरंजनात्मक लोक नृत्य लोकगीतों की तरह ही लोक नृत्य भी कई बार विशेष गुणीजनों तथा कलाकारों की अभिरुचि के विषय बन जाते हैं और उनका सामाजिक तत्व तिरोहित होकर श्रृंगार सजीव होने लगता है। ऐसे नृत्य कभी कभी अपने अतिशय मनोरंजनात्मक गुणों के कारण कुछ विशिष्ट कलाकारों की आजीविका के साधन भी बन जाते हैं। वो इसी लोक नृत्यों के जरिए अपनी कमाई भी करते हैं। ये नृत्य व्यावसायिक हो जाने पर भी लोक नृत्यों के गुणों को नहीं खोते। उनको श्रृंगार करने की छूट तो होती है, किंतु उनकी मूल रचनाओं को बदलने का अधिकार नहीं रहता। ये थी लोक नृत्यों की कुछ प्रमुख श्रेणियाँ। कई विद्वानों ने लोक नृत्यों की और भी कई श्रेणियों जैसे ऋतु, कथा, आध्यात्मिक, धर्म, स्वांत सुखाय, विशुद्ध देवी देवताओं के नृत्य आदि में विभाजन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक नृत्य जन जन को उल्लास से भर यह सबक सिखाते हैं कि जीवन का आनंद महज उपभोग की जाने वाली भौतिक वस्तुओं से कहीं अलग, बहुत आगे की चीज़ है। यह महसूस करने और दिल से उसको आनंद लेने की चीज़ है। दोस्तों, आज के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण लोक कलाओं पर भी उनका काफ़ी ज़ोरदार हमला हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के ज़ोरदार हमले के चलते लोक गीतों और लोक नृत्यों को बिकाऊ बनाने के लिए फूहड़पन और अश्लीलता का पर्याय बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोक कलाएँ धीरे धीरे लुप्त होने लगी हैं। एक समय था जब गांव में हर त्योहार उत्सव पर लोक नृत्य या लोक नाट्य देखने पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ता था। किंतु अब टेलीविज़नों, मोबाइल के माया जाल में लोग इस कदर फंसे हैं कि लोक कलाओं, लोक नृत्यों को देखने वालों की संख्या घटती चली जा रही है। वर्तमान समय में आदमी को भय, निराशा, अकेलेपन और मशीनी मानव बनने से बचाने के लिए समाज की सामूहिकता, लोक संस्कृति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोकगीतों, लोक नृत्यों, लोक कथाओं में बसी अपनी महान सांस्कृतिक विरासत को नहीं बचाते तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। अपनी भारतीयता की पहचान को बचाए रखना हम सभी का सामूहिक नैतिक दायित्व है। लोक संस्कृतियाँ न केवल जातीय एकता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि हमें अधिक मानवीय और प्राकृतिक बनाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये थी कुछ हमारे देश की लोक नृत्यों की समृद्ध परंपरा की जानकारी। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। दोस्तों, ये तो रही बात लोक नृत्यों के प्राचीन इतिहास के बारे में कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे लोक नृत्य विख्यात हुए, लोगों ने कैसे इसे अपनाना शुरू किया और कैसे इसका प्रचार विस्तार हुआ। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज की दुनिया में डांस यानी कि नृत्य, इसे वैज्ञानिकता से जोड़ करके देखा जाता है। कई सारे वैज्ञानिकों ने करीब 23 क्लिनिकल अध्ययन किए, जिसमें ये बात सामने आई कि डांस एक थेरेपी की तरह है और इस डांस थेरेपी से मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना कर रहे लोगों का इलाज इस डांस थेरेपी की मदद से किया जा सकता है। कुछ सालों पहले दोस्तों, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के 15 बच्चे जो डेट्रॉयड में शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे, उनके समूह ने नीले, गुलाबी और सफेद रंग की रिबन स्ट्रीमर्स को हवा में लहराकर झूमने और नाचने का कार्यक्रम शुरू किया और इस लुभावने दृश्य ने एक अहम किरदार अदा किया। हर स्ट्रीमर के साथ नकारात्मक विचार, एहसास और उससे जुड़ी हुई यादें थीं, जिन्हें बच्चों ने इस स्ट्रीमर्स पर लिखा था।
बच्चों पर इस कार्यक्रम का बेहद सकारात्मक असर देखने को मिला। इसी तरह 2017 में स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड एंजाइटी रिसर्च क्लिनिक ने शरणार्थी परिवारों को मानसिक तनाव से बाहर निकालने के लिए एक मुहिम की तरह से इस थेरेपी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, लोक नृत्य और नृत्य में काफी अंतर है। लोक नृत्य में हमारे भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति की झलक मिलती है। हर तीज, त्योहार, हर अवसर के लिए हमारे भारत देश में क्षेत्रों के आधार पर बहुत सारे लोक नृत्यों का विकास हुआ, जो आज भी काफी प्रचलित हैं। खैर, इन सब चीजों के बारे में तो अनुराधा महेंद्र जी ने आपको काफी कुछ बताया ही है। तो चलिए, अभी फिलहाल वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते हमारे आज के कार्यक्रम की होस्ट अनुराधा महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे विषय पर इतनी अच्छी चर्चा की। और अब आइए, मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम श्रृंखला की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।